हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? जय हिंद। शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। जैसा आप सबको पता है कि अभी हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेज को डिस्कशन कर रहे हैं, और ईडियम्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। और ईडियम्स ना आए ऐसा तो होता ही नहीं है, ईडियम्स आना ही आना रहता है। चलो, सब कुछ ठीक ठाक? मूड है पढ़ने का? एकदम मूड बना के, ठीक है? आ जाओ सब, मूड बना के, कोकोनट में लस्सी बना के। चलो, मिला लिया कोकोनट में लस्सी, आ जाओ। I did not give in to his request. Give in, फिर को पहला ही जो है ये शुरू हुआ फ्रेजल वर्ब से। इडियम्स लिखा हुआ है लेकिन बीच बीच में एक दो फ्रेजल वर्ब, तीन फ्रेजल वर्ब आ जाता है। उसकी वजह ये है कि जब सेलेक्ट किया जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस में, तो एग्जाम में क्या है कि फ्रेजल वर्ब और इडियम्स दोनों पूछे जाते हैं। तो बीच बीच में फ्रेजल वर्ब आ जाता है इसमें कोई, और एक आध फ्रेजल वर्ब आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, याद कर लेना है। और जिस एग्जाम में सपोज करो फ्रेजल वर्ब नहीं आता है, वो फ्रेजल वर्ब छोड़ देगा, ठीक है? क्योंकि मैंने तो बता ही रखा कौन सा फ्रेजल वर्ब है कौन सा इडियम है। जब भी फ्रेजल वर्ब आता है मैं बता देता हूँ। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, कि आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, कि उसका जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने गिव इन। अब गिव इन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? गिव इन फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब क्या है? तो गिव इन का मतलब होता है स्वीकार करना, कि मैंने उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। लाइक पसंद कर लिया। परमिट आज्ञा दे दी। यील्ड हार मान लिया। यील्ड का मतलब होता है किसी के सामने हार मान लेना, सरेंडर कर देना। तो आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, कि उसकी जो रिक्वेस्ट था मैंने उसको माना नहीं, पसंद नहीं किया, अलाउ नहीं किया, या उसके सामने सरेंडर नहीं किया। तो गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना। गिव इन का मतलब क्या है? सरेंडर कर देना, हार मान लेना। तो इसके हिसाब से एक होता है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तो गिव इन का मतलब वो हार मान लेना, नहीं सरेंडर कर देना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए? हार मान लेना, सरेंडर करना क्या होना चाहिए? यील्ड। क्या होना चाहिए? यील्ड। डी ऑप्शन होना चाहिए। द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमनियसली। अनसेरेमनियसली का मतलब है गलत तरीके से, ओहियात ढंग से, बुरे तरीके से, गलत तरीके कह सकते हैं। तो अब ब्रेकअप, ब्रेकअप तो ऐसा वर्ड है जो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि ब्रेकअप आपने या तो खुद भी किया होगा या किसी का ब्रेकअप आपने देखा भी होगा, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेकअप होता क्या, यानी ब्रेकअप ऐसा वर्ड है जिससे आप अनजान नहीं होंगे। ब्रेकअप ऐसा वर्ड है जिससे आप अनजान नहीं होंगे, इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या है भाई ब्रेकअप? तो ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना, जुदा हो जाना। ब्रेकअप का मतलब है किसी चीज से अलग हो जाना, जुदा हो जाना। ये तो है ब्रेकअप, और क्या हो सकता है ब्रेकअप? यही होगा ब्रेकअप, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। अलग हो जाना या फिर जुदा हो जाना, ब्रेकअप। तो या समाप्त हो जाना, खत्म हो जाता है, डिसबैंडेड इटसेल्फ। तो पूरा का पूरा डिसबैंड का मतलब ये का अलग हो जाना, टूट कर बिखर जाना। बैंक दिवालिया हो जाना, बैंक तो दिवालिया हो, दिवालिया तो ये हुआ नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा। ब्रोक ईच अदर्स, एक दूसरे का इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया है, तो कोई सेंस नहीं होना। डिस्टर्ब द नेबरहुड, कि अपने पड़ोसियों को डिस्टर्ब करने लगा, ये भी मीनिंग नहीं होना। डिसबैंड मतलब क्या? अलग हो जाना। बैंड का मतलब होता है एक साथ बनाना, बैंड होता है ना ग्रुप, समूह, तो एक साथ आना, इकट्ठा होना। और डिसबैंड का मतलब क्या हो जाना? अलग हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, डिसबैंड। सी वैगली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडफादर। टेक्स आफ्टर भी जो, ये भी फ्रेजल वर्ब है। टेक्स आफ्टर भी जो है फ्रेजल वर्ब। वैगली का मतलब क्या? वॉक, वेग। तो वेग का मतलब क्या होता है? एक होता है वॉक, एक होता है वेग। तो कभी कभी वेग का मतलब होता है जैसे कुछ स्पष्ट जो दिखता है, साफ जो दिखता है, क्लियर देता है। इनवॉक का मतलब होता है फैशन, फैशन। तो टेक्स आफ्टर का मीनिंग पता चला कि ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी के साथ टेक्स आफ्टर, क्या उसके पीछे चलती है? एक्सेप्ट, उसको स्वीकार करती है। कंस्टिट्यूट्स, क्या उसके बनी हुई होती है। फॉलोज, क्या उसके हिसाब से चलती है, उसके अनुसार चलती है। रिसेम्बल्स, मिलता जुलता होना, किसी का शकल किसी से मिलता जुलता, शकल सूरत का मिलता जुलता होना। तो टेक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है। अब इसके अगर ऑप्शंस हम देखें तो
अपने दादी माँ के हिसाब से चलती है, ये भी एक सही सही ऑप्शन सा लगता है। अपनी दादी माँ से उसकी शक्ल मिलती जुलती होती है, ये भी एक ठीक ठाक सा लग रहा है। यानी इसमें अगर करेक्ट टू द पॉइंट अगर इसका मीनिंग याद ना हो तो बात नहीं बनेगी, है ना। क्योंकि अब दादी माँ तो लोग दादी माँ को फॉलो भी कर सकता है, दादी माँ के जैसे भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब पास पसरोटी बनती है। तो कुछ भी अगर है, पसरोटी अगर ऐसा बनता है, तो यहाँ पर क्यों कौन सा ऑप्शन है? तो रिसेम्बल्स, किसी के शकल सूरत का हूबहू मिलना जुलना क्या कहलाता है? रिसेम्बल्स, किसी के शकल सूरत का एक जैसा होना। शकल सूरत से, टेक्स्ट आफ्टर का मतलब रिसेम्बल, किसी से शकल सूरत मिलना, हम शकल होना किसी का। टेक आफ्टर का मतलब क्या होगा? किसी का हम शकल होना, किसी से सूरत का मिलना, किसी के जैसा सूरत होना, हम शकल, रिसेम्बल्स। आई एक्सेप्ट माई फ्रेंड टू स्टैंड बाय मी। ये स्टैंड बाय, फिर देखिए फिर फ्रेजल वर्ब है, इसमें तो फ्रेजल वर्ब ज्यादा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि फ्रेजल वर्ब भी होगा, अब आएगा भी। 4 क्वेश्चन में 3 ऑलमोस्ट क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब जैसा आ गया। दूसरा भी हो गया, ये भी फ्रेजल जैसा, फ्रेजल वर्ब ही है, स्टैंड बाय फ्रेजल वर्ब ही है। तो एक्सपेक्ट कि मैं उम्मीद करता हूँ माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाय मी, कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त क्या करें। स्टैंड बाय तक ही होना होगा, अंडरलाइन यहीं तक होगा, मी तक गलती से आ गया, स्टैंड बाय फ्रेजल वर्ब। तो आप अपने दोस्तों से क्या करेंगे? स्टैंड बाय मतलब तो क्या आपके पीछे पीछे चले, आपके आगे आगे चले, आपको धक्का दे दे, आपको परेशान कर दे, आपको तकलीफ में पहुंचा दे, क्या करे? आपका फ्रेंड्स, आप क्या उम्मीद करते हैं? कोई भी अपने फ्रेंड से क्या उम्मीद करता है? तो रिलीज, छोड़ दे, एनर्जाइज, ताकत दे, सपोर्ट, समर्थन दे, एक कंपनी, साथ दे, साथ दे। तो स्टैंड बाय का मतलब होगा किसी के साथ देना, सपोर्ट देना। एक कंपनी का मतलब भी साथ साथ चलना होता है, तो एक कंपनी का मतलब किसी के साथ साथ चलना। तो साथ साथ अगर किसी के चल रहे तो जरूरी नहीं होता कि आप उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो सीधा जब हमारे पास ऑप्शन है सपोर्ट, जिसका मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना, तो पहले हम सपोर्ट को ही लेकर चलेंगे। तो सपोर्ट यहाँ ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, सपोर्ट की किसी का साथ देना। आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बकल डाउन दिस सेमेस्टर। बकल डाउन, बकल डाउन भी फिर फ्रेजल वर्ब है। बकल वर्ब होता है, बकल डाउन सीधा वर्ब के साथ। देखो फ्रेजल वर्ब की पहचान होती है कि वर्ब के साथ अगर इन है, ऑन है, एट है, बाय है, फोर है, सेट है, साइड है, बिसाइड है, इस तरह के वर्ड्स अगर हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। और मीनिंग अगर चेंज होता है, इन है, इनटू है, फोर है, बाय है, तो ये सब जो वर्ड अगर वर्ब के साथ जुड़ते हैं, अप, डाउन, फोर, फ्रॉम, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ये सब अगर वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो ये सारे फ्रेजल वर्ब है। बकल डाउन, तो इस बार के सेमेस्टर को बकल डाउन करना है। बकल डाउन करना है इसका मतलब क्या? टेक इट इजी, हल्के में लेना है। ड्रॉप अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को छोड़ देना है। वर्क सीरियसली, गंभीरता पूर्वक लेना है। गो फॉर अ वेकेशन, छुट्टी पे चले जाना है इस सेमेस्टर में। तो ये तो कोई सलाह नहीं देगा भाई इस बार सेमेस्टर हो तो इस सेमेस्टर में छुट्टी पर चला जाना, सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना। टेक इट इजी, बल्कि हल्के में लेना, कि कोई मतलब सेमेस्टर हो, कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई हल्के में लेने के लिए कहेगा। इससे समझने वाला दोनों मीनिंग हो सकता है, टेक इट इजी भी हो सकता है, वर्क सीरियसली भी हो सकता है, दोनों तरह की बातें हो सकती है। लेकिन कोई अगर जेन्युइन तरीके से हम देखें तो कोई अगर आपका सेमेस्टर होने वाला है, कोई अगर आपका एग्जाम होने वाला, तो कोई आपको क्या सजेस्ट करेगा? तो कोई आपको यही सजेस्ट करेगा आप उसको सीरियसली ले, यही सजेस्ट करेगा ना कि आप उस एग्जाम को सीरियसली ले, कोई भी यही सजेस्ट करेगा। तो बकल डाउन का मतलब वर्क सीरियसली, क्या होना चाहिए? वर्क सीरियसली, थर्ड होना चाहिए। पीपल आर ऑलवेज क्रिटिकल, कि लोग हमेशा आलोचना करते रहते हैं। क्रिटिकल का मतलब आलोचना करने वाले। वन नीड्स, जरूरत है, टू हैव अ थिक स्किन टू कोप विद क्रिटिसिज्म। कोप विद का मतलब क्या होता है? झेलना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, कि आलोचना झेलने के लिए इंसान को थिक स्किन होना चाहिए। थिक स्किन का मतलब क्या? चमड़ी। ये जो चमड़ी है ये मोटी होनी चाहिए क्या? आलोचना झेलने के लिए चमड़ी का, स्किन का मोटी होना जरूरी है क्या? कि मोटी मोटी स्किन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बी डिसइंटरेस्टेड, कि कोई लेना देना नहीं होना। डिसइंटरेस्टेड का मतलब कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं रखना। बी बोल्ड, बहादुर होना चाहिए। बी अनअफेक्टेड, कि प्रभावित नहीं होना चाहिए।
बी इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब क्या, कि जिस पर किसी बात का असर ही नहीं पड़ता है, ठीक है, इनसेंसिटिव, कि कोई चीज का असर ना पड़े, इनसेंसिटिव, ठीक है, इनसेंसिटिव। और यहाँ प्रीपोजिशन के हिसाब भी देखें तो अफेक्टेड के साथ और कुछ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के हिसाब से चलें तो जो टू प्रीपोजिशन है ये इनसेंसिटिव या सेंसिटिव को ज्यादा सूट करता है। तो वैसे थिक स्किन और थिन स्किन जो है दोनों इडियम होता है। थिक स्किन का मतलब होता है जिस पर किसी बात को लेकर सेंसिटिव ही नहीं होता। दूसरा होता है थिन स्किन। थिन स्किन का होता है जिस पर हर बात का क्या होता है, असर पड़ जाता है, जिसको हर बात पर जो है वो थिक स्किन, मतलब क्या, जो हर बात को लेकर क्या होता है, प्रभावित हो जाए, जिसको हर बात पर सेंसिटिव हो जाता है, जिस पर हर बात पर गुस्सा आ जाता है, उसको कहते हैं थिन स्किन। बात बात पे जो भड़क जाए, बात बात पे जो गुस्सा करे, इसको कहते हैं थिन स्किन। और किसी बात से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जी, किसी बात को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं इनसेंसिटिव। यहाँ जो है ये दोनों काफी क्लोज ऑप्शन है। बी अनफेक्टेड मीनिंग यही है कि किसी चीज से प्रभावित नहीं है। कोई थिक स्किन है तो इसका मतलब किसी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों ठीक है। लेकिन अफेक्टेड का जो प्रीपोजिशन है वो बाय ज्यादा होता है, अफेक्टेड का सब प्रीपोजिशन टू नहीं होता है। तो अगर मान लो ये टू नहीं बाय होता तो हमारा अफेक्टेड करके आता, लेकिन टू लिख रखा है यहाँ प्रीपोजिशन, तो इसलिए हम सेंसिटिव की तरफ जा रहे हैं प्रीपोजिशन के हिसाब से। ये सब चीजें ग्रामर की गहराई में जाकर समझते हैं तब पता चलता है। तो अगर बुक में देखेंगे तो बुक में आपको आंसर एक्सेप्टेड अनअफेक्टेड भी दे सकता है, क्योंकि अनअफेक्टेड के दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है। अनअफेक्टेड का मतलब भी हुआ किसी चीज से प्रभावित नहीं होना, तो थिक स्किन का मतलब हुआ कि जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। थिन स्किन का मतलब हो गया जिस पर किसी बात का तुरंत असर पड़ जाता है, उसको थिन स्किन कहते हैं। और किसी बात का अगर किसी को कोई असर ही नहीं पड़ता उसको थिक स्किन कहते हैं। तो बात तो एक ही है, तो सेंसिटिव होना या अफेक्टेड होना बात एक जैसी बात होती है। तो यहाँ प्रीपोजिशन हम देख रहे हैं कि टू लिख रखा है, तो टू लिख रखा है इसलिए क्या लिखते हैं, सेंसिटिव और या इनसेंसिटिव, इसका प्रीपोजिशन टू है, इसलिए बेहतर ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन, यही हल्का सा क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा सा पूछ कर क्या करता है, घुमा देता है, थोड़ी सी बात लेकर बात को उलझा देता है। नेक्स्ट, his behavior compelled me to give him a peace of mind. His behavior compelled me to give him a peace of mind. कि अब ये पीस ऑफ माइंड जो है, मुझे लगता है कि मैंने पिछले भी टेस्ट में कभी डिस्कस किया है पीस ऑफ माइंड, कि तो पार्डन हिम, माफ करना, टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास जीतना, स्कोल्ड हिम, डांटना, मेक हिम माय फ्रेंड्स को दोस्त। देखिए जब पिछली बार आया था गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, तो मैंने बताया था कि गिव पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना फटकारना। उसमें डांटना फटकारना नहीं था, कोई और चीज था। डांटना फटकारना को कोई और शब्द लिख रखा था उसमें, और मैंने आपको उस समय भी आपको ये कहा था कि इसलिए मीनिंग समझ के रखिएगा, क्योंकि जो मीनिंग देता है वो अलग अलग सेट में अलग अलग आंसर दे देता है। कभी ऑप्शन में इडियम वही रहता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इंग्लिश का वर्ड लिया था वो चेंज करता रहता है। इसलिए हमेशा हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए कि चलो गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है। तो गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना, फटकारना, बुरा भला कहना। तो इसमें देखो, अब डायरेक्ट इसमें पूछ लिया स्कोल्ड हिम, तो क्या करेंगे, सी, स्कोल्ड हिम, डांटना फटकारना। The great warrior Maharana Pratap held the enemy at bay, but he was defeated at last। कि जो बहुत बड़े महान योद्धा थे महाराणा प्रताप, उन्होंने दुश्मनों को held the enemy at bay, held one's enemy at bay, but he was defeated at last। लेकिन अंततः अंत में क्या हुआ, वो हार गए। तो at keep the enemy at bay, इसका मतलब क्या होगा, prevented the enemy to attack his oppositions, कि उसके स्थितियों पर हमला करने से रोका अपने दुश्मनों को। मेड काउंटर अटैक्स अगेन अगेन, बार बार काउंटर अटैक किया। प्रिवेंटेड द एनिमी टू कम क्लोजर, प्रिवेंटेड द दुश्मनों को अपने नजदीक आने से रोका। मेड द एनिमी टू रन अवे, कि दुश्मनों को भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो कीप द एनिमी एट बे, कीप समथिंग एट बे का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बना के रखना, या किसी चीज को अपने पास नहीं आने देना। किसी चीज से दूरी बना के रखने का क्या मतलब है, किसी चीज को अपने पास नहीं आने देना, किसी चीज को अपने नजदीक नहीं आने देना। कीप समथिंग एट बे, तो किसी चीज से दूरी बनाए रखना, या किसी से दूर रखना, या किसी चीज के अपने आप को अलग रखना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या लगता है, ये ऑप्शन सबसे बेहतर लगता है, प्रिवेंट द एनिमी टू कम क्लोज, कि दुश्मनों को अपने नजदीक नहीं आने दिया, दुश्मनों को अपने करीब नहीं आने दिया, या दुश्मनों से खास दूरी बनाए रखी, मेंटेन द डिस्टेंस। कीप समथिंग एट बे का मतलब हुआ किसी चीज से दूरी बना के रखना, किसी चीज को अपने नजदीक या पास नहीं किया, किसी चीज कैसे भी ऑप्शन दे सकता है, किसी चीज के पास नहीं जाना, किसी को अपने पास नहीं आने देना,
किसी चीज से एक उचित दूरी बनाए रखना, यानी दुश्मनों को कभी नजदीक फटकने नहीं दिया या काफी नजदीक नहीं। अगर दुश्मन आप काफी नजदीक आ गए, इसका मतलब आपका डिफेंस सिस्टम क्या है, कमजोर है। नेक्स्ट, डोंट लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब क्या, उम्मीद गंवाना या निराश होना। बट टाइड ओवर डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज बोल्डली। टाइड ओवर, ये भी फ्रेजल वर्ब है। टाइड क्या है, वर्ब। ओवर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। वर्ब के साथ अगर इस तरह के कुछ वर्ड जुड़कर मीनिंग चेंज कर तो फ्रेजल वर्ब। टाइड ओवर जो है फ्रेजल वर्ब हो गया। टाइड ओवर डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज बोल्डली, कि जो हमारे खतरा है, जो डिफिकल्टीज है, उसको साहस से हम क्या करें, इग्नोर करें। साहस से इग्नोर करने में कोई सेंस बना दे, कोई ऐसे ही गलत है। साहस से इग्नोर करना ना, कोई मतलब ही नहीं बना। साहस से स्वागत करें, हो सकता है। रिटेलिएट, स्वागत करना चल सकता है। रिटेलिएट मतलब जवाबी कार्रवाई करना, टाइड ओवर। और ओवरकम, जीतना, विन। रिटेलिएट का मतलब जवाबी कार्रवाई है। तो इसमें सबसे बेहतर क्या लगता है, टाइड ओवर। डेंजरस एंड डिफिकल्ट बोल्डली, कि जो डेंजर से खतरा है और जो डिफिकल्टी, जो परेशानी है, उसको हम क्या करें, जीतें, साहस पूर्वक जीतें। तो ओवरकम, जीतना सबसे ज्यादा, क्योंकि चुनौतियों को हम लोग जीतते हैं, चुनौतियों से पार पाना। ओवरकम का मतलब तो किसी चीज से पार पाना, किसी चीज से आगे निकल जाना। जो चुनौतियां होंगी, जो खतरे होंगे, उससे हम क्या करेंगे, पार पाएंगे, उससे हम आगे निकलेंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। मोस्ट पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दिस डेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, मुद्रास्फीति, महंगाई। तो बहुत सारे लोग महंगाई के हिसाब से लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का क्या मतलब होगा भाई, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का क्या मतलब होगा, कि महंगाई हो गई है, तो महंगाई की वजह से हैंड टू माउथ का मतलब क्या, लैविशली, कि बहुत महंगा होगा। तो लैविश का मतलब क्या था, फिजूल खर्च के साथ जीना। फिजूल खर्च, लैविश, क्या बहुत फिजूल खर्च के साथ जिएगा। हैप्पीली, खुशी खुशी देगा अगर महंगाई हो जाएगी तो। कंफर्टेबली, आराम से जिएगा क्या। तो ये तो जब महंगाई ज्यादा होती है हम समझ गए थे कि बड़े दुख से जिएंगे। ये तीनों पॉजिटिव सेंस था, ये तो तीनों खत्म हो गए। ये तीनों हो ही नहीं सकता कि महंगाई ज्यादा हो जाएगा तो लोग बड़े आराम से जिएगा, ऐसा कुछ मतलब बहुत फिजूल खर्च करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मिजरेबली, कष्ट से जिएगा, प्रॉब्लम, समस्याओं के साथ जिएगा। तो इसलिए लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का जो मतलब है, वो मतलब होता है रोज कुएं खोदना, रोज पानी पीना। जैसे हिंदी में कहते हैं रोज कुएं खोना, रोज पानी पीना। इसका मतलब बहुत मेहनत से जीना, या जीने के लिए बहुत मेहनत करना। जीने के लिए, कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, इसको कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। कि जीने के लिए, कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, ये क्या कहलाएगा, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब रोज मेहनत करना, रोज कमाना, रोज खाना, रोज कमाना और रोज खाना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो डी हो गया। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। कह रहा कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो हार्ड एंड फास्ट का क्या मीनिंग होगा भाई, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। क्या आसान रूल नहीं है, ये भी हो सकता था। स्ट्रिक्ट, कोई सख्त रूल नहीं है इसमें, ये भी हो सकता है। फिक्स्ड, कोई निश्चित रूल नहीं है। स्लो का तो कोई सेंस नहीं बनाते, स्लो का कोई ये, लेकिन ऊपर का तीन तो तीन हो सकता है। भाई कोई ऐसा कॉलेज है जो चाहे वो एडमिशन ले ले। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है एकदम निश्चित, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम कहते हैं हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। कई लोग इसमें स्ट्रिक्ट करके आ जाते हैं। हार्ड एंड फास्ट का स्ट्रिक्ट, फिक्स्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और अनचेंजेबल। प्लीज होल्ड योर टंग। तो क्या करें, टंग को पकड़ ले, जुबान को पकड़ ले, इन दिस मैटर, कि इस मुद्दे पर अपना टंग पकड़ लीजिए। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल रिपेंट, तुम्हें पछताना पड़ेगा। यानी इस मुद्दे पर अपनी जुबान पकड़ लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ऐसा कुछ मीनिंग होगा क्या। तो होल्ड टंग का क्या मतलब होना चाहिए भाई, होल्ड वंस टंग का क्या मतलब होना चाहिए, प्लीज होल्ड योर टंग इन दिस मैटर, कि बी साइलेंट, चुप रहो,
गिव एडवाइस, सलाह दे दो, डिफेंड, सुरक्षा करो, आर्ग्यू, बहस करो, तर्क करो। तो होल्ड वंस टंग हिंदी में कहते हैं जुबान पे ताला लगा लो, जुबान पे काबू रखो, जुबान पे नियंत्रण करो, जुबान बंद रखो। तो होल्ड वंस टंग का मतलब है अपनी जुबान बंद रखो, मुंह पे ताला लगा के रखो, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, बी साइलेंट, बी साइलेंट। आई टुक एक्सेप्शन, आई टुक एक्सेप्शन। आई टुक एक्सेप्शन कब, ये टुक एक्सेप्शन इससे पहले भी आ चुका है, इसलिए इसमें अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इससे पहले भी आपने बना लिखा है। तो ऑब्जेक्टेड, सजेस्टेड, हार्ड, एक्सक्यूज्ड। विरोध करना, सजेस्ट करना, पहले से याद हो तो सीधा आप देखते बना दें, क्योंकि टुक एक्सेप्शन कई से पहले भी आ गया। ऑब्जेक्टेड, विरोध करना, उसमें भी ऑब्जेक्ट ही था ऑप्शन, विरोध करना। टुक एक्सेप्शन का मतलब मैंने माना था किसी के खिलाफ हो जाना, विरोध करना, किसी की बात नहीं मानना, किसी से असहमति जताना। टर्न अ डीफ ईयर टू हिज पेरेंट्स एडवाइस। हालांकि इसमें जो कुछ कुछ बुक देखिएगा उसमें कंप्लीट इडियम यहाँ तक होता है, ये पूरा टर्न और डीफ ईयर। कुछ लोग डीफ ईयर टू भी लिखते हैं या डीफ ईयर लिखते हैं, लेकिन बुक में जनरली आप देखेंगे तो पूरा रहेगा टर्न अ डीफ ईयर टू, टर्न अ डीफ ईयर टू पूरा रहता है। तो उसने अपने पेरेंट्स के एडवाइस को क्या किया, टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब क्या, बहरा। तो इसका मतलब नहीं सुना, बहरा तो वही ऐसे बहरे जैसे पिताजी ने एडवाइस दिया और ऐसे सुना ऐसे कि हम बहरे हो, लिसन केयरफुली, ये तो हो ही नहीं सकता। डीफ ईयर लिखा तो केयरफुली का तो कोई मतलब ही नहीं है, लिसन। रिफ्यूज टू ओबे, मानने से मना कर देना। बिग हेल्प, बहुत मदद किया। ब्लाइंडली, फ्री लिखा तो ब्लाइंड। अटेंटिवली, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन तो ऑप्शन से ही बन जा रहा है, आसान सा ऑप्शन है। रेफ्यूज टू ओबे की मतलब ध्यान नहीं दे, मानने से मना करना। वैसे टर्न अर्टिफियर का मतलब होता है सुनकर भी अनसुना कर देना। जैसे हिंदी में कहते हैं कान पर जू तक ना रेंगना, तो जिसको हिंदी में आप कहते हैं कान पर जू तक ना रेंगना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं टर्न अर्टिफियर टू। यानी किसी बात पर जानबूझकर ध्यान नहीं देना, किसी बात पर जानबूझकर होशो हवास में ध्यान नहीं देना, जानबूझकर होशो हवास में किसी बात पर ख्याल नहीं करना, किसी चीज का ख्याल नहीं रखना, ध्यान नहीं देना। टर्न अ डीफ ईयर टू, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान नहीं देना, जानबूझकर। नेक्स्ट, वंस द केस रीच द कोर्ट, एक बार जब केस जो है कोर्ट पहुंच गया, द पुलिस वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट, पुलिस ने क्या किया, इससे अपना हाथ धो लिया। वंस, वॉश वंस हैंड्स ऑफ इससे पहले आ चुका है, पीछा छुड़ा लेना, सरोकार नहीं रखना किसी से, मतलब नहीं रखना किसी से पहले भी आ चुका है ना। किसी से मतलब नहीं रखना, सरोकार नहीं रखना, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। तो वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स टू, क्लेम्ड क्रेडिट फॉर, डिसएसोसिएटेड देमसेल्फ। देखिए यहाँ मीनिंग मतलब इससे पहले जो वास्ट हैंड्स ऑफ वास्ट में कुछ अलग वर्ड लिखा था, आज सीम्ड ईगर टू कंटिन्यू। तो इसमें जो ऑप्शन दे रहा बदल रहा है ना, मैंने क्या कहा था, आप किस चीज से हाथ धो लेना, किस चीज से अपने आप को अलग कर लेना, किस चीज से अपने आप को जुदा कर लेना, किसी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना। हिंदी में ऐसे कहते हैं अपने भाई, अब बहुत हुआ, ये कह के जब हम किसी से अलग हो जाते थे, ये वॉश हाथ धो लेना किसी से, भाई अब से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेन मीनिंग समझना कि वॉश वंस हैंड्स ऑफ का मतलब है किसी चीज से, और ऑफ जो है उसमें यहाँ पे देखिए डबल एफ कर दिया, सिंगल एफ होना चाहिए था। तो अपने आप को किसी चीज से क्या कर लेना, दूर रख लेना, अपने आप को दूसरी चीज हटा लेना। इससे पहले वाले में ऑफ था, हालांकि ओ डबल एफ ऑफ भी होता है, इससे पहले वाला एरिया में देखिएगा ऑफ, ओ एफ, सिंगल एफ। तो अपने आप को किसी चीज से अलग कर लेना, डिसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम, अपने आप को। और पुलिस देखिए हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए क्या लिखा, देमसेल्फ। नंबर चैप्टर में पढ़ा रखा है पुलिस, या इटसेल्फ लिख देता, क्योंकि यहाँ तो द पुलिस का इस्तेमाल किया, देमसेल्फ किसके लिए है, पुलिस के लिए है, तो पुलिस को प्लूरल माना जाता है, कई बार आपको मिलेगा। तो इटसेल्फ लिख देता, अगर पुलिस सिंगुलर होता इसको इटसेल्फ लिख देता। She wanted to go hitchhiking, but her mother put her foot down and now she is going by bus. She wanted to go hitchhiking, मतलब क्या, तांगे वांगे से उछल कूद कर जाने का, मस्ती में जाने के बाद। बट हर मदर, लेकिन उसके माँ ने पुट हर फुट डाउन, नाउ शी इज गोइंग बाय बस, लेकिन अब क्या करे, बस से जा रही है। ठीक है, तो पुट हर यहाँ मतलब क्या, उसके इरादे को चेंज किया, उसके इरादे को बदला, वो जैसा चाह रही थी वैसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, पुट वंस हेड डाउन का, पुट डाउन क्या होगा,
टुक अ फर्म स्टैंड के एक मजबूत पक्ष लेना, एक्सप्रेस योर डिस्प्लेजर नाराजगी बताना, स्कोल्डेड और बैडली बुरी तरह से डांटना, गॉट इरिटेट चिढ़ जाना। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन हो सकता था, जैसा मीनिंग है उसके हिसाब से चारों ऑप्शन लिखे हुए, चिढ़ गई, गुस्से में आ गई, बहुत डांट दिया, तब बस से जा रही है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ भी है कि सीधा सीधा अगर मीनिंग आप नहीं जानते हैं पुट वंस फुट डाउन का, तो फिर मीनिंग पता नहीं चलेगा। पुट वंस फुट डाउन का अगर सीधा मीनिंग हम नहीं जानते हैं तब उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है कोई पक्का डिसीजन लेना, कोई पक्का निर्णय लेना, कोई पक्का डिसीजन लेना, कोई पक्का निर्णय लेना। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, कोई पक्का निर्णय लेना, कोई पक्का डिसीजन लेना, कोई पक्का रुख इख्तियार करना, एक पक्का रुख इख्तियार करना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन, टुक अ फर्म स्टैंड, एक मजबूत इरादा लिया उसकी मम्मी ने, एक करने की भाई जाना तुमको, बस से हिचहाइकिंग करने की जरूरत नहीं है। एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ halcyon days, halcyon days, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब क्या है, तरुणावस्था, जब ना आप युवा भी नहीं है बच्चे भी नहीं है, दोनों के बीच के फेज में आप, उसको कहते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस डे। एडोलेसेंस जो है वन वर्ड ऑप्शन में भी कई बार पूछता है और स्पेलिंग करेक्शन में भी कभी पूछ सकते हैं। एडोलेसेंस स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वन वर्ड ऑप्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तरुण अवस्था यानी जब आप ना तो जवान है ना ही बच्चे हैं। तो क्या ये हार्ड डेज है, बड़े मुश्किल का दिन है? बिल्कुल नहीं भी। ऑफ मेंटल प्रेशर, इसमें बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर था ना भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और जब 8, 9, 10th में रहते तो बहुत मेंटल प्रेशर में, बिल्कुल नहीं। हैप्पी डेज, बड़े मजे में रहते हैं, हो सकता है। डेज ऑफ प्रिपरेशन, बहुत तैयारी करने का दिन, ऐसा भी नहीं। तो सबसे बेहतर इसमें ऑप्शन क्या है, हैप्पी डेज, कि भाई उस उम्र में जो है लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं, किसी कोई कहता भी टेंशन लेने के लिए तो नहीं लेते हैं। हाँ जी, 8, 9, 10th के बच्चों को अगर आप सीरियस होने के लिए कह दें कि बेटा पढ़ो, नौकरी करना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, कम पैसा कमाना बहुत जरूरी है, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे उसको कैसे मेंटेन करोगे, फलान टेकान, फिर भी आपको लगता है ना भाई खेलने में जो मजा है, क्रिकेट देखने में जो मजा है, फ्रेंड्स से बात करने में जो मजा है, वो कहीं कहीं कुछ नहीं है, सब जो बकवास है। दोस्तों से बात होनी चाहिए, खूब खेलना चाहिए, खूब मजा आना चाहिए, उसमें खूब मजा आता है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ये सब तो समझ में ही नहीं आता है ना, चाहे लोग कितने भी समझा लें। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट, जो मेरी नौकरानी है उसको जो मेरा सिंसियर एडवाइस है, यानी गंभीर, सिंसियर का मतलब क्या, गंभीर, फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, कि वो पत्थर के जमीन पे गया, यानी आपकी सलाह जो पत्थर के जमीन पे गया। तो पत्थर के जमीन पे अगर कुछ गिरेगा तो क्या उसमें विकास होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। अगर मिट्टी पे कुछ गिरेगा तो मिट्टी में बीज आएंगे, अंकुरित होगा, उसमें पौधे निकल आएंगे, यानी फलेगा फलेगा। मिट्टी पे कोई चीज गिरेगा तो फलेगा फलेगा, लेकिन स्टोन पे कोई चीज अगर पत्थर पे गिरेगा, पथरीली जमीन पे गिरेगा, तो क्या वहाँ फलेगा फूलेगा, बरकत होगा? यानी अगर एडवाइस फल, अब एडवाइस के फलने फूलने का क्या मतलब हुआ, किसी ने आप, कोई किसी को आपने एडवाइस दिया और उस एडवाइस को सामने वाले ने माना, उसको फॉलो किया, उसके हिसाब से चला, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ा, तो ये क्या है, डेवलप करना हुआ, ग्रो करना हुआ। और किसी के एडवाइस को हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर ही नहीं रहे, सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसको ओवरलुक कर दे रहे हैं, तो वो क्या है, स्टोरी ग्राउंड हुआ। तो वाज काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब क्या, उल्टा फल देने वाला। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब उल्टा विपरीत फल देने वाला। हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ना, बहुत असर पड़ना। मेड ऑन स्टबबर्न, हठी बना दे। स्टबबर्न का मतलब क्या होता है, हठी, जिद्दी। हैड लिटिल सक्सेस, मतलब कोई सफलता नहीं मिली, यानी उसको आपने बहुत सिंसियर एडवाइस दिया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड का मतलब हो गया कि जो सक्सेसफुल ना हो, जो फले फूले नहीं, जो तरक्की या विकास नहीं कर पाए, जिसमें डेवलपमेंट ना हो। स्टोरी ग्राउंड पे होने का यही मतलब होगा, जो विकसित ना हो पाए, जो फल फूल नहीं पाए, जो तरक्की ना कर पाए, जो आगे ना जा पाए। तो इसके हिसाब से क्या होगा, हैड अ लिटिल सक्सेस, कि उसने सलाह तो दिया लेकिन उस सलाह का कोई ज्यादा, अपने सिंसियर एडवाइस दिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, कुछ बात नहीं बनी। He has all his ducks in a row, he is complacent। complacent वर्ड जो है कई बार पूछा है। कंप्लेसेंट वर्ड, ये जो वर्ड है कंप्लेसेंट, ये स्पेलिंग करेक्शन में वर्ड कई बार पूछता है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब तो संतुष्ट, सेटिस्फाइड। स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछता है, वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है। कंप्लेसेंट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। अब हम संतुष्ट कब होंगे, ही हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो। अब ऑल इन हिज डक्स इन अ रो, सारे जो डक्स है वो सब एक रो में, एक सीध में।
तो ऑलवेज स्कोर्स अ जीरो, कोई सेंस नहीं बना, नेवर गेट्स कंफ्यूज, इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, हैज एवरीथिंग। अब देखो इसमें ऑप्शंस देखिए, तो ऑल हिज डक्स इन अ रो का एक मतलब तो ये भी होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एकदम ठीक ठाक ढंग से संगठित होना, ये मीनिंग भी होता है। ऑल हिज डक्स इन द रो का मतलब सब कुछ एकदम संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन यहाँ वर्ड्स को देखिए क्या लिखा, हैज, और सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से और सब कुछ बिल्कुल तैयार हो ताकि आप नेक्स्ट स्टेप ले सके, एकदम पूरी व्यवस्था करके रखना, पूरी तैयारी करके रखना, पूरी प्रिपरेशन करके रखना, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप अगला कदम उठा सकते हैं। इसको कहते हैं ऑल डक्स इन अ रो, कि आप इस स्थिति में है, सारे कुछ आपने तैयार कर रखा है, सारा आपने प्लान कर रखा है, सारा कुछ आपने अरेंज कर रखा है, और अगला कदम आप कभी भी उठा सकते हैं। तो इससे इसके दोनों ही ऑप्शन बहुत क्लोज है, ये भी ऑप्शन क्लोज है, ये भी ऑप्शन क्लोज है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हैज है, तो इसलिए यहाँ इस हैज को ध्यान में रखते हुए हमको ये ऑप्शन करके पाना कि हैज एवरीथिंग रेडी, उसका सब कुछ तैयार है, ऑर्गेनाइज का मतलब तैयार है। अब मान लो यही अगर हैज की जगह कुछ और होता, ही इज, तो सेंस वैसे बनता नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पे हैज वाले ऑप्शन से हम लोग बना के देख रहे हैं कि इज एवरीथिंग रेडी, हर चीज क्या है, तैयार है, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप वो ले सकता है। जब हर चीज रेडी रहता है, प्रिपेयर्ड रहता है, या हर चीज वेल ऑर्गेनाइज रहता है, तो दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन है, दोनों ही बहुत क्लोज ऑप्शन है कि सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, तो भी हम संतुष्ट होते हैं। जब हमारा सब कुछ तैयार है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो भी हम संतुष्ट रहते हैं। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये, अगर दोनों में से कोई एक, सपोज करो यही सिर्फ ऑप्शन होता है, यही करके आते, अब दोनों अगर ऑप्शन है, इसका मतलब ये सब कुछ तैयार, इसका मतलब सब कुछ तैयार, मतलब सब कुछ संगठित, दोनों में तो एक एक रेडी लिख दिया, ऑर्गेनाइज लिख दिया, तो फिर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या मीनिंग होना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बेहतर वर्ड है। नेक्स्ट, सुमन हेल्ड कोर्ट विद द स्टूडियो ऑडियंस, कि जो स्टूडियो के ऑडियंस है उसके साथ होल्ड कोर्ट विथ, tried to please to gain support, entertained with interesting funny stories, took to the court of law, कानून में ले जाना, had a formal discussion with, औपचारिक डिस्कशन होना, तो held a court with studio audience, क्या होगा, hold the court, सुमन hold the court with the studio audience, क्या मीनिंग करें, तो लास्ट दो ऑप्शन तो होने से रहा, टुक टू द, तो होल्ड द कोर्ट का मतलब होता है किसी चीज का आकर्षण वगैरह का केंद्र होना, किसी चीज के सेंटर में होना। तो ट्राई टू प्लीज टू गेन सपोर्ट, अब इसका मतलब क्या है कि सबको खुश करने को, सपोर्ट लेने के लिए। इंटरटेन विथ इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज, इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी। अब इसमें ये हो सकता है कि स्टूडियो ऑडियंस, के स्टूडियो में जो ऑडियंस थे, तब उसको हम क्या करेंगे, उसका सपोर्ट लेना चाहते हैं, या उसको हम इन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहते हैं। तो इसका मतलब कोई स्टूडियो होगा, कोई प्रोग्राम होगा, वहां वहां ये बात चल रही होगी। तो इसके हिसाब से हम देखें तो जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से ये सेकंड होना चाहिए। वैसे हिल द कोड विद का मतलब होता है किसी चीज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, किसी के आकर्षण के केंद्र में होना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई काम बहुत सक्सेसफुली ढंग से करना, या किसी चीज किसी जगह पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, आकर्षण का केंद्र होना, ये इसका सीधा मीनिंग होता है होल्ड द कोड का। तो यहाँ जैसा ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से क्या है कि सबको खुश करना, प्लीज करना, और सबको, यहाँ स्टूडियो ऑडियंस लिखा है इसकी वजह से, नहीं तो अब इसमें क्या है, ट्राई टू प्लीज टू गेन सपोर्ट, ट्राई टू प्लीज टू गेन सपोर्ट, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ये भी कर सकते थे, और या मान लो स्टूडियो ऑडियंस नहीं होता तो हम ये ऑप्शन करके आ जाते, क्योंकि लगभग मीनिंग एक जैसा ही है। तो जनरली होता किसी चीज के आकर्षण करके, कहानी सुनाकर, नाटक करके, ड्रामा करके, कुछ बोल के हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। रवि वांट्स टू ब्लेज अ ट्रेल इन हिज एक्टिविटीज, कि रवि जी क्या करना चाहता है, ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का अपनी एक्टिविटीज में ब्लेज अ ट्रेल करता है। तो ब्लेज अ ट्रेल का क्या मतलब है भाई, बी सपोर्टेड, बी द सेंटर ऑफ, देखिए इसमें है सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन, उसमें ज्यादा रहता, ज्यादा अच्छा होता है। इनिशिएट वर्क एंड बी अ पियोनियर,
तो ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि किसी काम को शुरू करना और उसका अगुवा होना। पियोनियर का मतलब क्या? अगुवा, लीडर होना। पियोनियर का मतलब लीडर होना, कि कोई काम शुरू करना। ब्लेज द ट्रेल मतलब रोशनी लेकर चलना, मसाल लेके चलना। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज का मतलब क्या? जगमगाना। तो ब्लेज द ट्रेल का मतलब मसाल लेके चलना, रोशनी का काम करना, किसी के लिए दीपक का काम करना। देयर फ्रेंडशिप लास्टेड विदाउट अ क्लाउड। इस उल्टा करके पूछ ले। जनरली होता है, इडियम होता है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक में। अंडर अ क्लाउड का मतलब शक, सुबह, संदेह में कोई चलना। तो विदाउट अ क्लाउड क्या है? विदाउट अ क्लाउड, तो इसका मतलब शक, सुबह, संदेह नहीं होना। विदाउट अ क्लाउड क्या है? इसका मतलब शक, सुबह, संदेह नहीं होना। तो विदाउट कंसीलमेंट, कोई छुपा ही नहीं था। विदाउट स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब कलंक। विदाउट ट्रबल, बिना परेशानी के। विदाउट रोमांस, बिना प्यार मोहब्बत के। तो बिना कुछ छुपाए हुए। तो ये ज्यादा बेहतर, क्योंकि अंडर अ क्लाउड का मतलब छुपा हुआ होता है। अंडर अ क्लाउड का मतलब कुछ छुपा हुआ, राज, संदेह, डाउट। और विदाउट अ क्लाउड का इसका मतलब क्या? बिना किसी छुपाना, बिना किसी राज के। यानी एक दूसरे को वो अच्छी तरह से जानते थे, दोनों के बीच में कोई राज की बात नहीं थी। She took a wrong decision by not marrying this gentleman. उसने एक गलत डिसीजन लिया इस जेंटलमैन से शादी ना करके। She doesn't know that beauty is only skin deep. उसको ये समझ में नहीं आया कि ब्यूटी जो है, सुंदरता जो only skin deep, यानी कोई गोरी चमड़ी तो चमड़ी तक ही होती है, कोई गोरा है काला वो स्किन तक ही ना। उसके अंदर तो ये सारा जो बॉडी फंक्शन करता है वो क्या? दिल से, हमारे दिमाग से। तो दिल और दिमाग अच्छा होना चाहिए तो लाइफ अच्छा हो ही जाएगा। चेहरा सुंदर होने से व्यक्ति सुंदर होगा ये तो जरूरी नहीं है। तो फिजिकल चार्म इज इंपॉर्टेंट, उसको ऐसा लगा होगा क्योंकि सर डजंट नो लिख रखा था। तो इंटरनल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरनल ब्यूटी, फिजिकल टच इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसका भी कोई सेंस नहीं है। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्किन इज ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। इसका मतलब क्या होगा कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्किन हटाने के बाद तो सबके अंदर आपको क्या है? ब्लड ही। तो इसलिए कहा जाता कि ब्यूटी इज स्किन डीप, बस जो सुंदरता जो है वो स्किन तक ही सीमित है, उससे ज्यादा तो सबके अंदर स्किन के नीचे क्या? वही हाड़ मांस, वही हाड़ मांस, इसकी स्किन से ही अलग अलग स्ट्रक्चर बन रखा है। तो फिजिकल ब्यूटी जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। द ऑफिशियल्स प्ले डक्स एंड ड्रैगन्स, ये भी कई बार आ चुका है। डक्स एंड ड्रैगन्स ये भी कई बार आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है और आपके इडियम्स फ्रेज में भी रिपीट हो चुका है। तो ड्रैग्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या कि सार्वजनिक पैसे का क्या किया? स्पेंड, खर्च किया, ये भी चल सकता है। प्रेजेंट बचा के रखा, कलेक्टेड ही कर दिया। तो स्पेंड करना और बर्बाद करना, तो यहाँ बेटर ऑप्शन क्या होगा? स्क्वेंडर्ड, बर्बाद करना, लुटा देना। प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स का मतलब क्या? बर्बाद करना, लुटा देना, पानी की तरह बहाना। ही इज नेशनलिस्ट टू द कोर। टू द कोर का मतलब, कोर का मतलब क्या होता है? सेंटर। कोर का मतलब क्या होता है? हमेशा सेंटर, एकदम अंदर तक। तो ही इज अ नेशनलिस्ट टू द कोर, मतलब क्या हो जाएगा? एकदम अंदर तक, गहराई तक क्या हुआ? नेशनलिस्ट। तो पार्सली तो अंशतः हो जाएगा, ये होगा नहीं। अल्टीमेटली, आखिरकार, कंप्लीटली हो सकता है, पूरी तरह से, पूर्णतः क्या हो सकता है? कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूर्णतः वो क्या है? नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी है। मन के 25 के 25। कुछ इडियम्स जो हैं वो रिपीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। इम्पैक्ट एकेडमी हर जगह, हर वक्त आपके साथ मिलेगा। हमेशा मैं कहता हूँ, हर वक्त में कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि कभी कोई दिक्कत हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें कांटेक्ट करना है, तुम तुरंत हमसे बात करनी है। और जो भी सजेशन चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन करना है। प्रॉब्लम लेके नहीं रहना। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।